नमस्कार, मैं एडवोकेट आलोक सिंह आपके बीच एक आम लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आज का हमारा टॉपिक कुछ सवालों से शुरू होगा। 2 सवाल, एक पोते का अपने दादा से सवाल, क्या मेरे दादा मेरी पुश्तैनी जमीन को मेरी बिना परमिशन के बेच सकते हैं। एक बेटे का अपने बाप से सवाल, क्या मेरे बाप मेरी प्रॉपर्टी ने मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी क्या मेरी परमिशन के बिना बेच सकते हैं। एक सवाल और, फादर इन लॉ, ससुर, क्या अपने दामाद की मर्जी के बिना अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है। सन इन लॉ की मर्जी के बिना क्या अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है। इन सवालों के साथ अब इनके उत्तरों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आखिर इन सवाल के उत्तर क्या हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लीगली, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं केवल हिंदू में सिख, ईसाई, जैन, ये सारे धर्म इंक्लूड किए जाएंगे, जिसमें ईसाई नहीं, सिख, जैन और बौद्ध ये धर्म को इनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 क्या कहता है। हिंदू सक्सेशन 1956 एक्ट में हिंदू अनडिवाइड फैमिली की चर्चा की गई है। कोई भी हिंदू अनडिवाइड फैमिली, इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं। एक एंसेंट्रल प्रॉपर्टीज होती है जिसे बपन्स की प्रॉपर्टी कहा जाता है, और एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है जिसे कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कमा के खरीदता है, बनाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे हिंदू अनडिवाइड फैमिली। तो इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टी की हमने बात करी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के प्रोसीजर से आगे बढ़ेंगे। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का, जिसकी भी वो प्रॉपर्टी है, जिसने उसे खरीदा है, उसको उस प्रॉपर्टी का एकाधिकार होता है। वह उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है या विल कर सकता है। बेच सकता है किसी को भी और विल कर सकता है किसी को भी, किसी फ्रेंड को, फैमिली को या किसी चैरिटी में। उसके लिए वो उसके पास एकाधिकार है। तो ये तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब हम आएंगे एंसेंट्रल प्रॉपर्टी पे। पपन्स की जो वंशावली से पूर्वजों की प्रॉपर्टी आती है आपके, तो इस पे हम आते हैं। तो हम फिर दोबारा हिंदू अनडिवाइड फैमिली पे पहुंचते हैं। हिंदू अनडिवाइड फैमिली में ही ये एंसेंट्रल प्रॉपर्टी का प्रोसीजर आता है। तो हिंदू अनडिवाइड फैमिली में एंसेंट्रल प्रॉपर्टी को चलाने वाला जो उस घर का मुखिया होता है, उसे कर्ता शब्द से रिप्रेजेंट किया गया है। कर्ता ज्यादातर उस फैमिली का सीनियर मोस्ट मेल पर्सन होता है, जिसके पास कर्ता का कार्य यह है कि मैनेज करना अपने फैमिली की लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो मैनेज करता है। और कर्ता के साथ साथ आते हैं कोपार्टनर्स, शेयर होल्डर्स, जो भी उस फैमिली के मेंबर्स हैं वो उस प्रॉपर्टी के कोपार्टनर्स होंगे। तो आगे का प्रोसीजर आगे बढ़ता है कि कर्ता कौन हो सकता है। क्या कर्ता फीमेल भी हो सकती है, ये भी सवाल मन में उठता है। कर्ता फीमेल तभी हो सकती है जब या तो उस फैमिली में कोई मेल हो ही ना, या फिर अगर उस फैमिली में जितने भी मेल हो सब माइनर हो। ऐसी सिचुएशन में फीमेल भी फैमिली की कर्ता हो सकती है। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जो हमने बात करी सीनियर मोस्ट मेल फैमिली का जो होता है, उसे कर्ता की उपाधि दी जाती है, उसे मैनेज करने का पावर दी जाती है कि प्रॉपर्टी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो मैनेज करेगा। लेकिन वहीं पे बात ये आती है कि कब नहीं, अगर वो डिसेबल हो या इंसेन हो, वो मंद बुद्धि का हो या कॉन्शियस माइंड का ना हो, तो इंसेन बुद्धि का हो तब उसको नहीं दिया जाएगा, मंद बुद्धि हो। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे हम ये चीज क्लियर हो गए कि एंसेंट्रल प्रॉपर्टी के
जो पावर जो होती है मैनेज करने की वो कर्ता के हाथ में होती है। और कर्ता मेल और फीमेल दोनों हो सकती है, दोनों की कंडीशन हमने बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं कि हाँ चलिए कर्ता का तो रोल हमने देख लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम कोपार्टनर्स पे आते हैं। कोपार्टनर्स उस फैमिली के मेंबर्स होते हैं जिसका मुखिया कर्ता होता है। तो उस प्रॉपर्टी के जितने भी हकदार होंगे वो उसके कोपार्टनर कहलाएंगे। अब कोपार्टनर का राइट कब से, उस फैमिली में बाय बर्थ अगर कोई भी जैसे ही जन्म लेता है तो उसका जन्म लेने के बाद से ही कोपार्टनर एज ए कोपार्टनर उसको इक्वल राइट्स और लायबिलिटीज उस प्रॉपर्टी और उस फैमिली से संबंधित जितने भी असेट्स हैं उसमें हो जाती है। उसके बाद आती है पॉइंट कि भाई क्या कर्ता उस प्रॉपर्टी को बिना अपने कोपार्टनर्स की परमिशन से बेच सकता है? नहीं, उसको कंसल्ट और परमिशन लेनी पड़ेगी सभी कोपार्टनर्स की। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन क्या है कि वो किसी रिलीजियस पर्पस से, कि अपने मान लीजिए कि खेत की कुछ हिस्सा किसी मंदिर बनाने के लिए लगा दिया तो इस चीज में वो कर सकता है। और कुछ ऐसी लीगल चीजें जो जरूरी है उस फैमिली की लायबिलिटी ही है, जैसे कोई कर्ज, उस फैमिली पे ही कोई कर्ज है, चाहे वो बैंक का हो, किसी भी चीज का कर्ज हो, तो उसको चुकाए वो प्रॉपर्टी बेच के या कुछ। और दूसरी चीजें कुछ बेसिक जरूरतें हर फैमिली की जो होती है, जैसे मेडिकल, एजुकेशन और शादी पर्पसेस से। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक कर्ता की अपने आगे की फैमिली की जनरेशन्स के मेंबर्स के, कि हाँ बिटिया की शादी करानी है या बहन की शादी करानी है या बच्चे को बाहर एजुकेट कराना है, उसमें फाइनेंस चाहिए, या फिर मेडिकल किसी के इलाज के लिए। तो ये सब जायज़ है, इसमें किसी चीज हर मेंबर की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये उस कर्ता के लिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि हाँ वो अपने हिंदू अनडिवाइड फैमिली के वेलफेयर के लिए कदम उठा रहा है। आगे कुछ पॉइंट्स और आते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हाँ क्या किस किस चीज़ों पे कर्ता नहीं उड़ा सकता पैसे। जो कहते हैं कि ज़मीन बेच के उड़ा देना, वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि गैम्बलिंग हो गया, जुआ हो गया, इन सब चीज़ों में वो तो जायज़ सी है, एकदम कॉमन सेंस वाला आदमी भी ये चीज़ समझ सकता है कि ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, और जो हमारे सवाल थे, सवालों का जवाब मिल जाता है। और एक सवाल जो दूसरा हमारा था फादर इन लॉ और सन इन लॉ वाला, तो अगर फादर इन लॉ की कोई प्रॉपर्टी है, उस पे अगर सन इन लॉ अपना पैसा लगा के भी कंस्ट्रक्शन करा देता है, उसके बाद भी उसका उस प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं होता है, तो ये तो एकदम वैक्सिशियस बात है कि हाँ सन इन लॉ फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी पे कोई भी हक या राइट या लायबिलिटी दिखा सकता है। तो आज की वीडियो में ये बेसिक सी नॉलेज आप तक तो पहुंचाया हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेज आपकी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे से जुड़े रहें। कमेंट करके मुझे क्वेश्चन करें कि कौन से टॉपिक्स पे मैं बनाऊं। और आपको धन्यवाद मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए। नमस्कार।